Hello students, welcome back to Kalpsi Academy and I'm your teacher Surya Shukla and we are studying the fundamental unit of life which is cell. So let's start our topic. As you know that it is of our class 9's chapter 5. Okay, तो मैंने आपको 2 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए थे. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा रह गया है जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा द सेल ऑर्गेनील्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारा सेल ऑर्गेनील्स ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. अब इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे है, क्योंकि इसमें जैसे डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनील्स होते हैं, जितने भी टाइप की सेल्स होती हैं, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो ना. पार्डन अगर नॉइस आ रही हो आपको बेल की, क्योंकि पूजा हो रही है ना. तो यूकैरियोटिक organism contain many organelles. They have their own membrane apart from the overall cell membrane of the cell. तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है तो हम उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना. और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो मतलब उसमें न्यूक्लियस एक प्रॉपर फॉर्म में होता है ना. न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोलस होता है उसमें. ठीक है, तो ये जो भी सेल होती है इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, मतलब ये कहते हैं तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे पार्ट होते हैं इसके, है ना. जैसे हम देखते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ऐसे अलग अलग इसके ऑर्गेनील्स होते हैं. गोल्जी पार्टस होता है, इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं ना. लाइजोसोम्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, vacuoles, centrioles, ribosomes and पैरोक्सीमोन्स. ठीक है, ये काफ़ी सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोस्केलेटन, गोल्जी अपार्टस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैरोक्सीसोम, सेंट्रियोल्स. ये आप देख पा रहे हैं, इसमें तो काफ़ी यू नो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है. इसको मैं फर्दर जैसे डिवाइड करके दिखाते हैं ना, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या होता है ना. तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि एक सेल है ना, जैसे ये सेल है तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा. अब ये सेल चाहे एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, इसमें न्यूक्लियस होगा ही होगा. ठीक है, हाँ वो बात अलग है अगर किसी सेल में जैसा कि कई बार हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड नहीं होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसा भी देखा गया है ना. तो न्यूक्लियस देखते हैं क्या होता है. न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनील प्रेजेंट इन द सेल विच इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या. जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, तो पूरी ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को चेक करता है ना. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, तो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती हैं. वैसे ही ये एक टाइप से जो न्यूक्लियोलस होता है ये ब्रेन होता है. ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, तो पूरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आते हैं हम न्यूक्लियोलस पे. न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, न्यूक्लियस इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. अब एक क्वेश्चन आता है ना, विच सेल ऑर्गेनील इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. तो हम वहाँ पे टिक करेंगे न्यूक्लियोलस. ठीक है, तो इट कंप्राइजेज 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, जो RNA होता है. ठीक है, इट हेल्प्स, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा न्यूक्लियस है. इसका लगभग 25% आप देख पा रहे हैं, ये वायलेट कलर का है, बैगनी कलर का दिख रहा है आपको, वायलेट कलर का. ये जो दिख रहा है हमको, ये न्यूक्लियोलस है, ये 25% है इसका. 25% वॉल्यूम इसका रहेगा, है ना, न्यूक्लियोलस का. और ये ब्रेन होता है, इसको ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, ये ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल.
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें होती है, पहले एक नंबर पर होती है प्रोटीन एंड सेकेंड नंबर पर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? अब राइबो से क्लियर है, राइबो से राइबोसोम बन रहा है ना, तो क्या करता है ये फॉर्मेशन में काम करता है, किसके? राइबोसोम के, है ना। और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? प्रोटीन, सेल के अंदर जो प्रोटीन है उसका उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बाकी ये आप आगे स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ ना, सेल दिखाता हूँ, सेल में क्या क्या है, ठीक है। सेल को ही हम डिस्क्राइब करते हैं, अब क्या है सेल, तो हम देखते हैं। जैसे ग्रीन कलर का ये मैंने लिया, तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है आपके सामने ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये छोटे 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 आपको पीनट जैसे डॉट दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। अब यही राइबोसोम्स अगर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर अगर चिपक जाते हैं ना, तो ये रफ ईआर बन जाता है ना। और अगर ये ऐसे इसमें चिपकते नहीं हैं तो फिर ये आपको दिख रहा है, इसको स्मूथ ईआर कहते हैं, है ना। वैसे तो ये फ्लोट करते रहते हैं, कभी कभी ये इसमें चिपकते हैं, और स्पेशली हम हमेशा देखेंगे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ही ऐसा हो दिखेगा हमको कि उसमें जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। अभी आप देख ही पा रहे हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ऐसे थ्रेड्स होते हैं, है ना। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है इनके पास, ये इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए होता है इसमें, ठीक है। तो इसका अपना खुद का सिस्टम चलता है अंदर, है ना। गोल्जी अपार्टस है, गोल्जी अपार्टस है, ठीक है। गोल्जी वेसिकल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। वैक्यूल है, वैक्यूल क्या है? प्लांट सेल में तो इतना बड़ा होता है कि ये मान के चलो आप 25% से लेकर 90% तक का स्ट्रक्चर ये वैक्यूल में ही होता है, ठीक है। पैरेक्सिसोम्स होते हैं सिक्रेटरी वेसिकल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता ही चुका हूँ मैं। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? आप ये समझ जूसेस होते हैं, मतलब ये मान के चलो कि एक जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, तो ग्रेप्स के अंदर जूस रहता है, वैसे ही लाइजोसोम में होता है। तो लाइजोसोम का सबसे मेन फंक्शन है, ये सेल को क्लीन रखता है, मतलब जो भी फालतू वालतू चीज़ें ना उनको मार देता है ये। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स वगैरह आएंगे उनको हटा देगा, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा ना तो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी सेल की ना। डेड सेल्स हैं, ठीक है, या मतलब जो वर्कड अप सेल्स होते हैं ना, जो फालतू बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी होती है, इनको ये लाइजोसोम हटाता है। तो माइक्रोफिलामेंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। जब सेल डिवीजन होता है तभी हमें दिखाई देते हैं हमेशा ऐसे। सेल डिवीजन होगा तब आपको सेंट्रोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। एंड माइक्रोट्यूबुल, एक मतलब काफ़ी सारे ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, लेकिन हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट पे ही ध्यान देना है। और आगे चल के हम देखते ही रहेंगे जैसा भी होता है ना। जितने जितने स्ट्रक्चर आते जाएंगे, जितने जितने ऑर्गेनिल्स वगैरह आते जाएंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको, ठीक है। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या होता है? हमने देखा ना, न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियोलस देखा, तो अब ये न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड कैसे मतलब ये कैसे अलग है ना, ये क्वेश्चन बनता है। तो समटाइम्स सेल्स, मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समटाइम्स सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल जो होती है, जैसे सेल है तो सेल में जो मेम्ब्रेन होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। और अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर भी एक सेल वॉल होती है ना। तो ये जो जैसे एक ये सेल है, इसकी ये जो आउटर बॉडी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है ना। इसी से क्या कहते हैं उसको, ऑस्मो रेगुलेशन चल रहा है ना। ये पोरस होती है तो इसमें मतलब एक लिमिटेड कहते हैं ना, एक सिलेक्टिव, लिमिटेड नहीं, सिलेक्शन के थ्रू ही इसमें चीज़ें अंदर आ सकती हैं। इन एंड आउट वाली प्रोसेस सिलेक्शन के थ्रू ही होती है, जितना उसको काम का होता है उतना लेना है, बाकी सब निकाल देना है। ऐसी एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस की अगर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हो पाती है तो फिर वो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ऐसे ही। अब जैसे मान लो कि अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, किसका? एक न्यूक्लियस का, तो ये ऐसा ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बन नहीं पा रहा है, मतलब ऐसा सा हो रहा है, तो एक
प्रॉपर जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच अ न्यूक्लियस विद नो डेफिनेट न्यूक्लियर बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो बाउंड्रीज इसकी डेफिनेट नहीं है। बाउंड्रीज आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें कैसा सा हो रखा है, देखिए कैसा अजीब सा शेप हो रखा है, इसका पजल लाइक शेप हो रखा है। पजल के पार्ट्स को हम वो करते हैं ना, ऐड करते हैं, पजल्स को सॉल्व करते हैं, वैसा सा शेप हो रखा है। तो वेल डिफाइंड बाउंड्री मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, पेंटागन नहीं है, सर्किल नहीं है, किसी भी वेल डिफाइंड इसका स्ट्रक्चर नहीं होता ज्योमेट्री में जितने भी शेप्स होते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियम में देखते हैं, ये राइबोसोम्स है, ये न्यूक्लियोइड है, दिख रहा है आपको, ठीक है। सेल वाल है, फ्लैगेलम है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये तो फालतू इसको हटाओ, आपको तो इससे मतलब है, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं इसको ना हम रिवाइंड करेंगे क्या क्या हमने किया है। तो हम पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्या होता है भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, अ न्यूक्लियर हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट कवर्स इट ऑल अराउंड, ठीक है। पहली बात तो ये कि न्यूक्लियस में क्या होगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। अभी मैंने बताया आपको क्यों, क्योंकि उसमें डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होंगी, ठीक है। तो देयर आर पोर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है ना, तो उसमें पोर्स होते हैं, जैसे आपको ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पोर्स हैं, ये मतलब एक जगह है, यहाँ पे हम एंट्री मार सकते हैं और यहाँ से आउट भी हो सकते हैं, यहाँ पे इन भी हो सकते हैं, तो ये पोर्स हैं, है ना, ऑब्वियसली। क्रोमेटिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रोमेटिन। अब अभी आप ये देखिए, क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन, ठीक है, ये क्रोमेटिन है और ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्रोम क्रोम क्लियर हो रहा है, इसमें एटिन आ रहा है, इसमें सोम्स आ रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ जाइए आप क्रोमेटिन का मतलब क्या होगा। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स, मैंने बताया था अभी आपको, क्रोमोसोम्स व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। तो क्या होता है ये इसको हटा देता हूँ, सॉरी। तो क्रोमेटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए रेड कलर का, ये दिख रहा है आपको, मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना, जब सेल का वो एग्जांपल दिया था, इसका फिगर था सेल का, उसमें दिखाया था डायग्राम में। तो ये क्रोमेटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, ठीक है। और क्रोमेटिन क्या कहता है, इट ऑर्गेनाइजेज इट सेल्फ इंटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में तो आपने सुना है, नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो क्रोमेटिन जो होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा। क्रोमेटिन हमेशा डिवाइड होगा क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सेल को डिवाइड होना होगा, ठीक है। तो क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रोड शेप, रोड कैसी होती है, ऐसी होती है ना, रोड शेप्ड structures present in the nucleus which contain genetic information। क्रोमेटिक की, अब क्रोमेटिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसी से क्रोमोसोम बनना है। अब क्रोमोसोम्स इसी से बनना है तो ऑब्वियसली इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स में द क्रोमोसोम्स कंटेन टू टाइप ऑफ थिंग्स, क्या क्या होती हैं क्रोमोसोम्स में, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ होती है डीएनए, ठीक है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऐसा ऐसे आरएनए भी होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, डीएनए। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इन कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल्स। सबसे ज़रूरी काम है इसका, क्या काम है कि भाई ये ना न्यू सेल्स को कंस्ट्रक्ट करने का और ऑर्गेनाइज करने का काम करता है डीएनए, ठीक है। इट कंटेन्स द हेरिडेटरी। हेरिडेटरी क्या होती है, हेरिडेटरी मतलब होता है आनुवंशिक। आनुवंशिक बोले तो जैसे कि जैसे आप हैं, ठीक है, आपकी कुछ फेस है, आपकी कुछ ट्रेट्स हैं, आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो आपके फादर पे जाएंगी, कुछ मदर पे जाएंगी, कुछ ग्रैंडफादर पे जाएंगी, ग्रैंड मदर पे जाएंगी, ठीक है, आपके अंकल पे जाएगी। तो ये हेरिडिटी जो होती है ना वो हमको मिलती है, एक दो ही चीज़ें होती हैं, एक हेरिडिटी होती है, एक एनवायरनमेंट होता है ना। हेरिडिटी मतलब जो हमको मिलती है एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू, जब हम पैदा होते हैं तो वो हमको पास ऑन होती है,
मतलब जो हमारी फादर जनरेशन है उससे हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द इंस्ट्रक्शन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, आपको बताया ना मैंने, सेल में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है अपना उसका स्ट्रक्चर और एक उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं। जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं सेल को, ठीक है। जैसे वैक्यूल्स है तो वो स्ट्रक्चर दे रहा है, प्लांट सेल में कितना बड़ा 90% तक वैक्यूल होता है तो उसको एक सेप लाइक स्ट्रक्चर देता है ना। फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, है ना। दीज हेल्प इन पैकेजिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को पैकेट्स के फॉर्म में करने का काम किसका होगा, इसका होगा, प्रोटीन का होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, ये वही स्ट्रक्चर में दे रखा है, ठीक है। डायग्राम में कुछ अलग नहीं है, यही चीज़ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म पे आते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना सेल के अंदर, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। हैज़ अ फ्लूड लाइक सब्सटेंस इन इट विच इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो भी है ना, ये ग्रीन फ्लूड है पूरा, मान के चलो आप, सेल के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन पूरा एरिया दिख रहा है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये फ्लूड है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनेल्स दैट कैन परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द सेल। अब इसमें न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। ये आपके रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। और ये लाइजोसोम्स हो गए, आपके राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके अंदर गोल्जी अपार्टस होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सॉरी, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड द सेल ऑर्गेनेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या सपोर्ट भी करता है और सस्पेंड भी करता है। सस्पेंड मतलब बाहर निकालता है, ठीक है। द सेलुलर प्रोसेसेस अकर इन साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑब्वियसली इसमें इतना सब कुछ है ऑर्गेनेल से, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन तो हो गई, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल सच एज हार्मोन्स। तो ऑब्वियस है ना, ये एक स्ट्रक्चर, ये मतलब क्या दे रहा है ये। अब जैसे हम वाटर में कुछ भी डालेंगे जो उसमें फ्लोट करेगा, तो वो उसमें ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा ना, है ना, तो मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है। वैसे ही ये लिक्विड है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। तो हम जैसे फिश एक्वेरियम होता है ना, फिशेस उसमें रहती हैं, तो फिश मूव करती हैं लिक्विड में, जो वाटर है उसमें मूव करती हैं, वैसे ही ये साइटोप्लाज्म होता है ना, वो लिक्विड होता है, ठीक है। इट डिजोल्व सेलुलर वेस्टेज। तो जो सेल का क्या होता है, अब सीधी सी बात है, देखो आप भी कुछ खाते हैं, ठीक है, और फिर उसको मतलब एक्सक्रेटा के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं कि आप पॉटी गए हैं, जो भी है वट एवर इट इज़, ठीक है। तो वैसे ही सेल में भी कुछ ना कुछ चलता है, डाइजेशन चलता है, मेटाबॉलिज्म चलता है। तो जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, उसको ये डिज़ोल्व करता है, साइटोप्लाज्म में ही डिज़ोल्व होता है और ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अभी हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम आते हैं राइबोसोम्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं भैया, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप ये बार बार देख रहे हैं ना, प्रोटीन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो फैट भी है और लिपिड्स भी हैं, लेकिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इन सभी में। तो राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा दे कैन फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज़ है कि ये प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना। तो इन प्रोकैरियोटिक्स द राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, राइबोसोम्स आराम से पूरे में फ्लोट करते हैं, बिंदास होकर पूरे में फ्लोट मारते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं इधर उधर, भटकते रहते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, दे कैन बी फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और दे आर ऑफन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने आपको बताया था ना, राइबोसोम्स भाई साहब इस छोटे छोटे से वो आते रहते हैं ना, जैसे पीनट्स होते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं,
ठीक है। अब इनको जैसे भी रेटिकुलम मिलता है ना, ईआर मिलता है, तो उस पर चिपक जाते हैं, ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं। तो जब चिपकते हैं ना, तो जैसे ही चिपकते हैं तो इसको हम बोल देते हैं रफ ईआर, मतलब आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम से अगर चिपका हुआ तो वो रफ भले ही बोल रहे हैं, तो कॉमन सेंस लगा लेना, आर से राइबोसोम भी बनता है, ठीक है। द राइबोसोम्स अटैच टू द ईआर सिंथेसाइज प्रोटीन से, क्या प्रोटीन सिंथेसिस को काम करते हैं, ठीक है। दैट आर टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी अगर इसमें अगर लग गया है, जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये येलो येलो, ठीक है, मतलब ईआर में ये चिपक चुके हैं, तो इनका काम क्या है, अब ये जो भी सेल से आउट होने वाली चीज़ है ना, यहीं से होगी वो चीज़, ठीक है। जबकि जो फ्री फ्लोट करते हैं ना अंदर, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर राइबोसोम्स, तो वो जो यूज होने होंगे ना, वो अंदर यूज हो जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। वाइल द राइबोसोम्स फ्लोटिंग इनसाइड द सेल सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर यूज इनसाइड द सेल, तो जो भी प्रोटीन का यूज सेल के अंदर इनसाइड यूज होना होगा, मतलब सेल के अंदर यूज होना होगा, तो वहाँ पे आपको राइबोसोम्स ना सेल के अंदर मिलेंगे, ऐसे फालतू घूमते हुए, फ्लोट होते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन अंदर ही हो जाएगा। और अगर वो ईआर पे चिपक गए, जैसे ये चिपके हुए हैं, ठीक है, येलो येलो दिख रहे हैं आपको, तो फिर ये इसका काम क्या है, ये भाई साहब ये बाहर जाएंगे सेल के, अब इनका अंदर कोई काम बचा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसी से इम्पोर्टेंट चीज़, इसी से जुड़ा हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम्स से ही इसको अटैच होना होता है ना। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, देख रहे हैं आप, ट्यूब्स के फॉर्म में, एंड शीट के फॉर्म में भी होता है, ट्यूब के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑबलॉन्ग, तो ठीक है, ये अलग अलग उसके शेप्स हैं, ठीक है। वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स मतलब जहाँ पे वो अटैच होती है ना चीज़, जैसे ये है, ठीक है, ये पूरी जैसे सेल है, ठीक है। अब ये पार्ट ऐसा है, यहाँ पे ये अटैचमेंट होना है, ठीक है, वेसिकल्स। द ई आर मेम्ब्रेन इज सिमिलर, द ई आर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ई आर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसी ही होती है, ठीक है, और लिपिड और प्रोटीन से ही बनती है, ठीक है। और कुछ है भी नहीं ना, प्रोटीन तो हर जगह ही रहा, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस लगा देना, आपको कुछ ना समझ में आया तो प्रोटीन का तो यूज करना ही करना है, और जहाँ नहीं करना है वो आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कहाँ पे हम प्रोटीन का यूज नहीं करेंगे। मतलब प्रोटीन का कॉमन सेंस ये नहीं है कि सभी जगह प्रोटीन ही प्रोटीन लगा देना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बार बार बता चुका हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम चिपक जाएगा तो आर ई आर हो जाएगा, और अगर नहीं चिपकेगा, फ्रीली फ्लोट करेगा सेल के अंदर, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस सी आर हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है वैसा जो बताने लायक वो, ठीक है। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के, फंक्शंस क्या क्या है ना, फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो आर ई आर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, तो ये मैं तो बता ही चुका हूँ आपको, ये राइबोसोम्स है ना, ये राइबोसोम्स है ना हमारा, ये राइबोसोम, ये अगर चिपक गया तो भाई ये इसको रफ बना देता है, ठीक है। तो रफ सा दिखेगा, हमको चिपके हुए दिखेंगे इसमें छोटे छोटे पीनट टाइप, गोल गोल पीस टाइप, मतलब मटर के दाने की जैसे, ठीक है। द एस ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर द फैट मॉलिक्यूल, लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस, तो ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है किसको, फैट मॉलिक्यूल्स को और लिपिड्स को, ठीक है। लिपिड्स कैसे, जैसे प्लांट्स होते हैं ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, लिपिड्स के ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ऑयल भी कह सकते हैं लिपिड्स को ना। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने का ही काम रहता है। दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब होता है इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड क्या हेल्प करेंगे सेल मेम्ब्रेन को बनाने का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली ये ना सेल मेम्ब्रेन बन रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोटीन जो होते हैं ना और लिपिड होते हैं, ये एंजाइम मतलब जूसेस का काम करते हैं ना, हार्मोन्स एंजाइम्स का काम करते हैं, ठीक है। ऑल्दो द ई आर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप की सेल्स में
इसका काम सभी जगह नेटवर्किंग के थ्रू काम रहता है, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं सभी जगह, ठीक है। वन फंक्शन ऑफ ईआर इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एक फंक्शन तो इसका क्या है, ये सर्व करता है चैनल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर तो होते ही है ना, स्पेशली प्रोटीन का, है ना। तो अब रीजन होते हैं ना अलग अलग, जैसे साइटोप्लाज्म का रीजन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का रीजन होता है ना, तो उसमें ये ईआर फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, ठीक है। द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अब ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी इसी की वजह से इसके अंदर होंगी, ठीक है। द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है। साइटो मतलब तो सेल ही होता है ना, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा जो अंदर रहता है उसके, प्रोवाइडिंग अ सरफेस तो समझ लो बायोकेमिकल। और ऑब्वियसली ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये फ्रेमवर्क एक दे रही है ना उसको, एक फ्रेमवर्क दे रहा है ना, तो ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए आप, इन द लिवर सेल, सेल अलग अलग टाइप की होती हैं, ब्रेन सेल्स होती हैं, लिवर सेल्स होती हैं, जीन सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं ना, अलग अलग टाइप की सेल होती हैं अलग अलग ऑर्गन के लिए। और ऑब्वियसली जो सेल्स होती हैं उनसे ही एक आगे जाके टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, है ना। तो इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलमन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होगी, इनको वर्टिब्रेट्स कहेंगे, आगे जाके हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, आप पढ़ भी चुके होंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स कहते हैं, तो वर्टिब्रेट हम भी एक वर्टिब्रेट्स हैं ना। तो एस ई आर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफाई करता है मेनी प्रोविजन एंड ड्रग्स। तो भाई ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोचो, ई आर में क्या लगा हुआ रहा है, वो सॉम, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि फालतू की जो ड्रग्स हैं, पॉइजन्स हैं, इनको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मतलब बॉडी को अच्छा कर रहा है, मतलब बॉडी मतलब सेल की बॉडी को अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं इस लेक्चर को है ना कंक्लूड करूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें जो बाकी ऑर्गेनेल्स रह गए हैं ना उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।